दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर लियाकत और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने एनल फिशर के बारे में डिस्कस किया था कि एनल फिशर होता क्या है, इसकी साइन एंड सिम्टम क्या है और इसका मुआयना कैसे किया जाता है, जिसका पॉपअप आप ऊपर देख सकते हैं। आज इस सिलसिले की दूसरी वीडियो है। आज इसके अंदर हम इसकी ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रीटमेंट हमेशा दो तरीक़ों से की जाती है। एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होती है जिसके अंदर कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं किया जाता, और दूसरी सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है। दोस्तों, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले हम पेशेंट को पेन किलर देते हैं, जिन्हें हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कहते हैं। जिस तरह आपकी डिक्लोरान है, ब्रूफन है, ये आप मुंह से भी टैबलेट की फॉर्म में दे सकते हैं। और पेशेंट को सपोजिटरीज यानी छोटी छोटी बत्तियां सी बनी हुई होती हैं जिसके अंदर ग्लिसरीन डला होता है, इसके अंदर आप डिक्लोरान की भी सपोजिटरीज आती हैं, ये नीचे से भी दी जाती हैं। नीचे से ज़रा ये रैपिडली एक्ट करती हैं क्योंकि बिल्कुल उस एरिया के करीब होते हैं। जो लोग इसको पसंद ना करें वो ओरली नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले सकते हैं। इसके अलावा टॉपिकल ऑइंटमेंट, इनमें से सबसे जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ GTN, दैट इज़ कॉल्ड ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट ऑइंटमेंट। ये एक ऐसा साल्ट है जो कि वेजो डायलेटेशन करता है, और इवन के दिल के जो मरीज़ होते हैं एंजाइना पेक्टोरस के, उसके अंदर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी ऑइंटमेंट उस एरिया के अंदर वेजो डायलेटेशन करती है, ब्लड की सप्लाई को ज़्यादा बहाल करती है, जिसकी वजह से आपके एनल फिशर को हील होने में आसानी होती है। तीसरी मेडिसिन जो इस्तेमाल की जाती है दैट इज़ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो डिल्टाज़िम है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी ऐसे करते हैं कि वो आपके स्मूथ मसल को रिलैक्स करते हैं। जब स्मूथ मसल रिलैक्स होंगे तो क्या होएगा कि आपकी वेजो डायलेटेशन होगी, उस एरिया की ब्लड सप्लाई बेहतर होगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि यहाँ मेन कंसर्न आपका जो पेन होता है वो बेसिकली आपके एक्सटर्नल और इंटरनल एनल स्फिंक्टर की कंस्ट्रिक्शन है, जिसकी वजह से उस एरिया को सप्लाई कम होती है और आपको इस्कीमिया की वजह से पेन होता है। तीसरा मोडेलिटी जो है वो इंजेक्शन ऑफ बोटुलिनम टॉक्सिन्स को एनल केनाल के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इसका मैकेनिज्म ये होता है कि ये जो बोटुलिनम टॉक्सिन्स हैं ये उस एरिया के ऊपर एसिटाइल कोलिन की जो रिलीज़ है उसको कम कर देती हैं। जब एसिटाइल कोलिन की रिलीज़ कम होएगी तो मसल की कंस्ट्रिक्शन नहीं होएगी, और वो कंस्ट्रिक्शन ना होने की वजह से आपकी जो एनल एरिया है वहाँ पर डायलेटेशन हो जाएगी। इसी तरह सिट्स बाथ हैं। सिट्स बाथ से मुराद ये है कि बहुत बड़े टब के अंदर आप बैठ के पानी के अंदर पायोडीन डाल के उसके अंदर बैठते हैं, जिससे सूथिंग इफेक्ट भी होता है और आपका पेन भी रिलीव होता है। इसी तरह लोकल एनेस्थेटिक्स जो हैं, फॉर एग्जांपल ज़ैलोकिन जेल आती है जो फोलिस पास करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उस एरिया के ऊपर उसको लगाया जा सकता है। और इस ज़ैलोकिन जेल को आप GTN ऑइंटमेंट के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा बेहतर अफाका होगा। इसी तरह आप हाई फाइबर डाइट यूज़ करेंगे और स्टूल सॉफ्टनर इस्तेमाल करेंगे और पानी वगैरह ये ज़्यादा इस्तेमाल करने से, ये है आपका एक कंजर्वेटिव मेथड, जिस तरीके से अगर आपको इसकी कोई साइन एंड सिम्टम्स हैं तो उसको कुछ हद तक आप रिलीव कर सकते हैं। इसके बाद अगर इन चीज़ों से भी आपका अफाका ना हो और रिलीव ना हो तो फिर अगली चीज़ आ जाती है सर्जरी। सर्जरी, क्योंकि ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता है, इसलिए इसको स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंडर किया जाता है। और स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर करने के बाद सर्जरी के साथ जो इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड है वो है फीकल इनकॉन्टीनेंस, कि अगर आप इंटरनल स्फिंक्टर का बहुत बड़ा एरिया काट देते हैं तो इससे आपको फीकल इनकॉन्टीनेंस होने का चांस होता है। और दूसरी बात कि आप इंटरनल स्फिंक्टर काटते हुए अगर आप इंटरनल मेकोजा को टीयर कर देते हैं तो आपको इससे फीकल फिस्चुला बन सकता है। ये दो कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन ये बहुत कम होती हैं।
जो सबसे पहली मोडलिटी सर्जरी के अंदर है, जिसको कहते हैं 4 फिंगर डायलेटेशन, जिसको लॉर्ड्स ऑपरेशन भी कहते हैं। इसके अंदर हम मरीज़ को मुकम्मल बेहोश करने के बाद उसकी एनल कैनाल के अंदर पहले 2 फिंगर्स डालते हैं, उसको डायलेट करते हैं, बिल्कुल वो टाइट हुई होती है जगह, और उसके बाद हम 4 फिंगर इंटर करने के बाद उसको डायलेटेशन करते हैं। अब इस 4 फिंगर डायलेटेशन के साथ जो कॉम्प्लिकेशन है कि ये अगर कोई एक्सपर्ट बंदा ना कर रहा हो और इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया जाए तो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है वो डैमेज हो सकते हैं और आपको परमानेंट फीकल इनकॉन्टीनेंस हो सकती है। इसके बाद जो अगला सर्जिकल प्रोसीजर है दैट इज़ लेटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटमी, जिसके अंदर 95% सक्सेस रेट है। होता क्या है, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि हमारी एनल कैनाल के अंदर एक इंटरनल स्फिंक्टर होते हैं, एक्सटर्नल स्फिंक्टर होते हैं। इंटरनल जो होते हैं वो इनवॉलेंटरी होते हैं, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, और जो एक्सटर्नल होते हैं वो वॉलेंट्री होती हैं, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। इसके अंदर जो इंटरनल स्फिंक्टर का निचला हिस्सा है, जहाँ तक आपका एनल फिशर है, उस एरिया को काट दिया जाता है। ये एनल स्फिंक्टर काटने से जब टेंशन रिलीज होती है तो आपकी वहाँ पे हीलिंग और आपका पेन होना भी कम हो जाता है। ये लेटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटमी 2 तरीक़ों से की जाती है, या क्लोज मेथड से की जाती है, जब स्कैल्पल इंट्रोड्यूस करते हैं उसको मीडियली रोटेट करके उसको आपके इंटरनल स्फिंक्टर को काट देते हैं, या फिर एक्सटर्नल होती है जिसके अंदर आप इस एरिया के ऊपर कट दे के उसको अपने अंडर डायरेक्ट विजन इसको काटा जाता है। इसके बाद जो अगले प्रोसीजर हैं जो बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं दैट इज़ फिशरेक्टमी। फिशरेक्टमी के अंदर ये किया जाता है कि जो एरिया जिसके ऊपर फिशर है उस एरिया को, उसकी सराउंडिंग एरिया को काट दिया जाता है, और उसके बाद जो है इसको लेफ़्ट ओपन छोड़ दिया जाता है और ग्रेजुअली उस जगह के ऊपर हीलिंग होना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा एडवांसमेंट फ्लैप्स भी हैं कि किसी दूसरी जगह से स्किन लेकर इस एरिया के ऊपर लगाई जाती है, लेकिन ये बहुत ही कम प्रोसीजर इस्तेमाल किए जाते हैं। जो मेन मोडालिटी सर्जरी में इस्तेमाल की जाती हैं वो सबसे पहले 4 फिंगर डायलेटेशन है, और दूसरा जो है वो लेटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटमी है जो कि 3 o'clock पोजीशन के ऊपर की जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपके ज़हनों के अंदर आने वाले तमाम सवालात को हमने दूर कर दिया होगा, और अगर आप मज़ीद इस मामले में ऑपरेशन के बारे में कोई पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स के अंदर अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। आपके तमाम कमेंट्स को वेलकम किया जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।